आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं बाइक पर सवार होकर अपने गांव के लिए निकला। ऑफिस से मिली 2 दिनों की छुट्टियां मैं अपने गांव में परिवार के साथ बिताना चाहता था। लगभग 3 साल पहले मेरा सिलेक्शन एक इंफोटेक कंपनी में हुआ था। बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें सिलेक्शन होने के लिए काफ़ी प्रतियोगिता की होड़ लगी रहती है। उस कंपनी में सिलेक्शन होना मेरे लिए गर्व की बात थी। मेरी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा ने शहर आकर मेरे लिए किराए पर एक कमरे की व्यवस्था कर दी और कुछ दिन मेरे साथ ही शहर में रहे, फिर वापस गांव लौट गए। मैं भी 2-3 महीने में एक बार गांव चले जाता हूँ, लेकिन कभी भी पूरे दिन गांव में रह नहीं पाया क्योंकि अगले दिन ऑफिस पहुंचने की चिंता रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। मैं आज रात को ही गांव पहुंच जाऊंगा। कल और परसों गांव में परिवार और दोस्तों से मिलने जुलने में बिताऊंगा। ऐसा सोचते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था। एक तो सर्द का मौसम और ऊपर से स्पीड में बाइक दौड़ाने से शरीर में कंपकपी होने लगी थी। रास्ते में चाय की टपरी देख मैंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी खड़ी करके मैंने पेट्रोल का नोब बंद किया और टपरी की ओर चल पड़ा। बोलो भाई साहब, कौन सी चाय बनाऊं? सादी चाय या अदरक वाली स्पेशल टी? इस पर मैंने कहा, स्पेशल चाय बना दो और एक गोल्ड फ्लैग भी दो। मैंने कहा। चाय वाले ने सिगरेट निकाल कर दे दी और एक चालू माचिस भी वहां पर रख दी। मैं सिगरेट सुलगाकर कस लेने लगा। आसपास के रहने वाले तो नहीं लग रहे हो साहब। कौन से गांव के हो? शहर से आ रहा हूँ। वैसे चंपाखेड़ी का रहने वाला हूँ और शहर में नौकरी करता हूँ। तो इस टाइम गांव क्यों जा रहे हो? मालूम नहीं है क्या रास्ते में लालपुर पड़ेगा? वैसे चुड़ैलों का बसेरा है। हमारे गांव का किसान जो था वो गया था एक बार, फिर लौटा नहीं उस रास्ते से। अब मैं तो कहता हूँ आप भी मत जाओ। चाय वाले ने कहा। चाय वाले की बात सुनकर मैं सुन्न रह गया। मेरे दिमाग में दादी की बताई सारी कहानियां घूमने लगी। मैंने भी गांव में लालपुर वाली चुड़ैल के बारे में सुना था। आज से पहले कभी मेरा रात के समय लालपुर जाना नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि मैं डरपोक हूँ या चुड़ैल वाली बात पर भरोसा करता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि दादी ने कहा था कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में जिनसे ना ही मिलो तो अच्छा है। चुड़ैल उन्हीं में से एक है। रात के लगभग 8 बज चुके थे और लालपुर पहुंचने में लगभग आधा पौना घंटा और लगना था। लो साहब, चाय पियो। चाय वाले ने कहा। मेरी नींद टूटी। मैंने सिगरेट पर नजर डाली तो वो खत्म हुए बिना ही बुझ चुकी थी। मैंने उसे सड़क पर फेंक कर चाय का कप थाम लिया। चाय पीकर चाय वाले को पेमेंट किया और बाइक स्टार्ट करके फुल स्पीड में दौड़ा दी। मुझे जल्द से जल्द गांव पहुंचना था। आधे घंटे का रास्ता मैंने महज 20 मिनट में ही तय कर लिया था, लेकिन अभी भी दिल में लालपुर की चुड़ैल का डर बैठा था। मुझे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी लालपुर पार करना था। मैंने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। लालपुर पर बढ़ते ही मुझे सामने की झाड़ियों में तरह तरह की आकृतियां दिखने लगी। बाइक की हेडलाइट की रोशनी में अजीब तरह की परछाइयां नजर आने लगी। मैं घबरा गया और फिर वही हुआ जिसे लोग बदनसीबी कहते हैं। बाइक बीच रास्ते में ही बंद हो गई। मैं ठंड के मौसम में पसीना पसीना हो गया। मैं बाइक की किक पर किक दिए जा रहा था, लेकिन वो स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी और वहाँ कोई गाड़ी भी आती जाती नजर नहीं आ रही थी। डर से मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं बाइक से उतर गया और उसका हैंडल पकड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। पेड़ों पर से झींगुरों की अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। मेरा गला सूखने लगा। मैंने अपने कदमों की चाल बढ़ा दी। मैं चुड़ैल के आने से पहले वहां से निकल जाना चाहता था। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ पढ़े जा रहा था। दादी ने बताया था
कि जब भी कभी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़े तो हनुमान जी को याद कर लेना चाहिए, वो सारे संकट टल लेते हैं। मैं भी इसी विश्वास पर आगे बढ़े जा रहा था। गाड़ी में क्या हुआ है तेरी? मेरे कानों में आवाज पड़ी, वो मर्दाना आवाज ठीक मेरे पीछे से आई थी। मेरी धड़कनें बढ़ गई। मैंने सुना था चुड़ैल अपने शिकार को फंसाने के लिए कोई भी आवाज निकाल सकती है। मुझे लग रहा था कि अब तो मैं चुड़ैल के चंगुल में फंस चुका हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। इस बार और भी तेज आवाज थी। कुछ पूछ रहा हूं तेरे से। और साथ ही किसी गाड़ी की भी आवाज थी। मुझे पीछे नहीं पलटना था, पर वो बाइक सवार मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो एक ट्रैफिक हवलदार था। क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया क्या, या गाड़ी पंचर हो गई? हवलदार ने पूछा। गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही है, मैंने बताया। हवलदार ने अपनी गाड़ी साइड स्टैंड पर लगाई। उसने भी मेरी गाड़ी में 2-3 किक लगाई, लेकिन कुछ काम नहीं आई। फिर वो गाड़ी का मुआयना करने लगा। अबे अक्ल के अंधे, पहले पेट्रोल का नोब तो चालू कर। हवलदार बोला। मैंने मेरा माथा पीट लिया। चाय की टपरी से यहाँ तक मैं बिना पेट्रोल चालू किए ही आ गया था। शायद इसीलिए यहाँ तक पहुँचने में जितना पेट्रोल नली में था वो ख़त्म हो गया। मैंने पेट्रोल का नोब चालू किया और बाइक में किक देने लगा। 2-3 किक देते ही बाइक स्टार्ट हो गई। मैंने उस हवलदार को शुक्रिया बोलने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया, मगर अब वो हवलदार वहाँ था ही नहीं और ना ही उसकी बाइक वहाँ पर थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इतनी जल्दी वो शख्स गया तो गया कहाँ। इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है? और बाइक भी नहीं है। बाइक अगर चलेगी तो उसके चलने की आवाज़ तो आएगी ही। ये आज तक मुझे पता नहीं चल पाया कि आखिर वो हवलदार कौन था और उसने मेरी मदद क्यों की। मगर बहुत से लोगों का कहना है कि वो हवलदार वो उसकी एक आत्मा थी। वो वहाँ उस रास्ते पर लोगों की मदद करती है। चुड़ैल तो बस एक बनावटी कहानी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। नई नवेली दुल्हन को लिए शेखर शादी में चला तो था, मगर माँ के कहे अनुसार जल्दी लौट नहीं पाता है। बारात आने में ही काफ़ी देर हो गई थी, इसी कारण लौटने में देर हो गई। शहर से थोड़ा बाहर एक छोटा सा कस्बा था जहाँ गिनती के 50 मकान रहे होंगे। वहीं रहता था शेखर। अभी 1 हफ्ते पहले ही धूमधाम से शादी हुई थी। शहर से लौटने के वक्त रोड तक तो ठीक ठाक था, मगर सड़क से जो पतले रास्ते उस कस्बे की तरफ जाते थे वो थोड़ा सन्नाटा हो जाता। इसी कारण से शाम होते होते सभी लोग अपने घर को लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ बिजली के खंभे तक नहीं लगवाए थे सरकार ने। अगल बगल बड़े बड़े पेड़ और पेड़ों के पीछे बड़े बड़े खेत खलियान। दिन में तो इससे सुहावना कुछ ना होता, मगर रात थोड़ी खौफनाक हो जाती। वहाँ से गुजरने वाले बहुत चटकीले रंगों वाले कपड़े नहीं पहना करते और ना ही सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। शेखर दिल्ली में रहने के कारण वहाँ के तौर तरीकों के साथ जीवन जी रहा था। अपनी पत्नी को लिए बाइक से लौटने में काफ़ी रात हो गई। घर वाले बहुत चिंतित हो रहे होंगे। मोबाइल पर कॉल ही नहीं जाती, क्योंकि शेखर के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। अंधेरा इतना था कि बस हेडलाइट से निकली हुई रोशनी ही उसे रास्ता दिखा पा रही थी। शेखर अपनी पत्नी से बात करते करते चले जा रहा था। अगल बगल सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। हवाएं चल रही थी, जिससे पत्तियों के रगड़ जाने से एक अलग ही आवाज़ उत्पन्न होती। तभी शेखर ने कहा, माँ की बात सुनने को तैयार रहना। बारात ही इतनी रात में लगी तो क्या कहें। एक हम इतनी दूर आए हैं, वरना शहर वालों के लिए कौन सी देरी। माँ को चिंता हो रही होगी। माँ ने कहा था कि वक्त पर लौट जाना। अभी कुछ देर आगे ही गए थे कि हवाएं अब आंधी का रूप ले रही थी। तभी रेखा ने कहा, सुनिए,
कहीं रुक जाते हैं, अभी चलना अक्लमंदी नहीं होगी। इस पर शेखर ने कहा, हाँ ठीक कह रही हो, यहीं रुक जाते हैं। बाइक की लाइट जला कर ही रखता हूँ, वरना कुछ भी नहीं देख पाऊँगा। कुछ देर वहाँ रुकने पर बारिश भी शुरू हो गई। हवाएं कुछ कम होने पर दोनों वापस से चलने लगे। बीचों बीच रास्ते के एक पेड़ की बड़ी सी टहनी गिरी हुई थी। तभी शेखर बोला, अरे यार, एक तो इतनी देरी हो गई है ऊपर से, और अब ये पेड़, अब इस बला को कैसे हटाएंगे। शेखर अपने हाथों से हटाने की कोशिश करता है मगर विफल होता है। बहुत कोशिश करता है मगर कोई भी फायदा नहीं होता। इतनी रात में अब मदद मांगे भी तो किससे। दोनों कोशिश किए जा रहे थे। तभी एक लंबा सा आदमी उनके सामने आता है। उसकी लंबाई करीब एक खंबे जितनी थी। वो आदमी वहां आकर उस टूटे हुए पेड़ की टहनी को हाथों से तिनके के समान उठाकर ले जाता है। शेखर जब तक उसको कुछ कह पाता, वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। अंधेरा होने के कारण उस आदमी की लंबाई के अलावा और कुछ भी देखना मुमकिन नहीं था। शेखर और उसकी पत्नी डर से अपनी बाइक लिए वापस घर आ जाते हैं। घर जाने पर माँ के द्वारा फटकार तो निश्चित थी। सुबह जब उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया तो बहुत से लोगों ने कहा कि उस रास्ते पर एक जिन्न का वास है। वो जिन्न लोगों की मदद करता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।